यूज कर दीजिए। विच इज मोस्ट सेंसिटिव टूवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का मतलब आप समझ रहे हैं कि जो सबस्ट्रेट है आपका, यानी जो आधार पदार्थ है, और दूसरा क्या होता है, अटैकिंग रीजेंट। तो अटैकिंग रीजेंट इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए, इस पे अटैक करेगा आके। तो सबस्ट्रेट कैसा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिच नेचर का होना चाहिए। जब इलेक्ट्रॉन रिच होगा तभी इलेक्ट्रोफाइल इस पे ऐड होगा आके। ये आप बता दीजिए। इन पहला एल्कीन है, दूसरा एल्काइन है, तीसरा बोला है बोथ इक्वल सेंसिटिव, एंड थर्ड लिखा है ब्यूट टू इन। तो किसमें मोस्ट सेंसिटिव होगा, किसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जल्दी होगा? तो फर्स्ट एंड नहीं सेकंड है डिफिशियंसी दोनों में। नहीं, नहीं डिफिशियंसी नहीं, इलेक्ट्रोफाइल ऐड करना है आपको। इलेक्ट्रोफाइल ऐड करना है तो ये इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए जिस पे होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा कि तो जहां डिफिशियंसी होगी तो वो ऑलरेडी इलेक्ट्रोफाइल जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वो नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन रिच होगा। डेफिशिएंट नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन रिच होगा। अब वो ढूंढिए जिसमें जहां पे रिच बने। इन चारों में देखिए, बताइए क्वेश्चन। इसका मतलब उस पे इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो आके, यही तो है। इलेक्ट्रोफाइल उस पे ऐड होगा आके जिस पे इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन होगी, यही तो। एल्कीन कैसी मानी जाती है, इलेक्ट्रॉन रिच। अब इन अगर दोनों की बात करें, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस पे कोई ग्रुप नहीं। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, दोनों क्या सेम हो सकते हैं? सी ऑप्शन तो खत्म हो गया कि दोनों के नेचर एक जैसे तो नहीं हो सकते। फिर अगला लिखा है CH डबल बॉन्ड CH, जैसे CH2 लिखा था, इधर का H हटा के आपने इधर ये जोड़ दिया, और इधर का हटा के आपने इधर एक CH3 जोड़ दिया। तो ये दोनों आपने प्लस आई दे दिए, दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन देके से एल्कीन को इलेक्ट्रॉन रिच बना रहे हैं। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन कौन सी है? चौथी। वही आंसर है। ये तो आंसर गलत हो जाएगा सर, पक्का। 67 देखिए। The compound in which underlying carbon use its sp3 hybrid orbital in bond formation। जो भी कार्बन अंडरलाइन है, इनमें से कौन सा कार्बन है जिसने sp3 हाइब्रिडाइजेशन यूज किया है बॉन्ड बनाने के लिए? थर्ड वाला ऑप्शन नेक्स्ट देखिए, हाइब्रिडाइजेशन इन CH3 प्लस एंड CH3 माइनस। थर्ड। यस, इसमें किसी को डाउट होना चाहिए? नहीं होना चाहिए इसमें। है क्या किसी को? इसमें एक लोन पेयर जुड़ जाएगा, उसमें एक कम हो गया लोन पेयर। sp2 और sp3। यस, SN1 ऑर्डर, SN1 का ऑर्डर बता दीजिए। ध्यान से देखिएगा, ये गलत मत करिए। LT ग्रेड में निश्चित ही पूछा गया। थर्ड वाला सर 5 हो जाएगा। आपने क्या मतलब ये देख के आंसर किया है? हमें कॉन्सेप्ट बताएं आप। सर इसमें सबसे पहले रेजोनेंस देखा हुआ है। यस, मतलब आपने देखा, यस आपने देखा हाइड्रोजन हटाने के बाद क्या बनेगा? कार्बोकैटायन। और जहां कार्बोकैटायन स्टेबल बनेगा वहां पे आपका SN1 फास्टर होगा, क्योंकि कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है और रीअरेंजमेंट की भी पॉसिबिलिटी होती है। फिर उसके बाद थर्ड डिग्री देखिए। यस, तो पहले आपने रेजोनेंस वाला पकड़ा, पॉइंट कौन सा था? थर्ड।
थर्ड वाला केवल एक ही ऑप्शन में था जो सबसे ज्यादा स्टेबल बनेगा। फिर आपने देखा 3 डिग्री कहाँ है, ये 2 बार C6H5 है, फिर 2 बार C6H5 है, लेकिन एक CH3 भी था, यहाँ CH3 नहीं है। पहले 3 फिर 2, फिर 3 डिग्री आएगा, फिर 2 डिग्री आएगा, फिर 1 डिग्री आएगा। यस, करेक्ट है आपका आंसर 5 होगा। अगर किसी को नहीं आया है, जिसको नहीं आया हो प्लीज बताएं, जल्दी से एक्सप्लेन करें और आगे बढ़ें। सर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखनी है मेन इसमें ना। अगर 1 2 3 होता तो 3 2 1 होता। हाँ मतलब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से ही तो देखा जा रहा है सर। यस यस, ठीक है सर। नेगेटिव लेके आए, ये अटैक करेगा, Cl को बाहर कर देगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। न्यूक्लियोफाइल जो है वही हटाया जा रहा है किसी दूसरे न्यूक्लियोफाइल के द्वारा। अब वो कह रहा है किसका जल्दी सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो ये Cl हटने के बाद भी जो इंटरमीडिएट बनेगा, जिसका स्टेबल रहेगा, वो ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो 3 डिग्री वाला Cl हटाने के बाद भी 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन बन रहा है जो कि स्टेबल होगा। तो प्रोडक्ट भी स्टेबल बनना चाहता है, और अगर वो किसी रिएक्शन के थ्रू, इंटरमीडिएट के थ्रू जा रहा है, तो वो इंटरमीडिएट भी ये चाहता है कि स्टेबल बने। बस यही रीजन है कि SN1 में कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होता है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखते हैं, इसमें रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल होता है। बस यही काम आप चेक कर लेंगे, SN1 पता चल जाएगा। ये लगा C6H5, तो 2 नंबर। फिर आया कैसे पता करेंगे? क्या चीज, कार्बोकेटाइन कैसे पता करेंगे स्टेबल है या नहीं? ये ऐसा जाएगा सही है उसपे। सबसे बेस्ट। नहीं, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कैसे पता करेंगे, आप ये पूछ रहे हैं क्या? हाँ सर। ये तो बहुत गलत बात है। मतलब फिर कार्बोकेटाइन पढ़ाना पड़ेगा दोबारा। इसके साथ ये तो रेजोनेंस में है, ये प्लस ये माइनस, यहाँ पे रेजोनेंस आ जाएगा। एक और बेंजीन की रिंग आ जाएगी तो ये भी रेजोनेंस आ जाएगा। तो सबसे पहले रेजोनेंस होता है प्लस आर इफेक्ट, फिर उसके बाद रेजोनेंस या मीजोमेरिक कहिए इसी में, ठीक है। तो सबसे पहले रेजोनेंस, फिर उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा, फिर इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा। ऐसे कार्बोकेटाइन चेक किया जाता है। तो सबसे पहले नंबर पे रेजोनेंस देखेंगे, दूसरे पे हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट तीसरे नंबर पे। ठीक है, कार्बोकेटाइन तो सबसे पहले क्या लगेगा, रेजोनेंस। और यही टर्सरी कार्बोकेटाइन होता तो क्या लगाते, यहाँ CH3, यहाँ CH3, यहाँ CH3 ऐसे होता। तो इसके पास ये ग्रुप है और ये पास वाला अल्फा कार्बन है, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, 3 अल्फा हाइड्रोजन इस पे हो गए, 3 इस पे हो गए, कितने हो गए, 9 अल्फा हाइड्रोजन। और साथ साथ क्या देख सकते हो, अगर ये अल्काइल ग्रुप है तो क्या देते हैं, प्लस आई। तो ये प्लस आई ये भी देके इसको क्या करेंगे, चार्ज को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज, स्टेबल कर देंगे जी। ग्रुप देके चार्ज जहाँ पे न्यूलिफाई हो रहा होगा, मतलब न्यूट्रल और चार्ज के अंदर न्यूट्रल स्टेबल होता है, और जहां अगर चार्ज बन भी गया तो जहां चार्ज का मैग्नीट्यूड सबसे कम होगा वही स्टेबल रहेगा। सर प्लस का मतलब है कमी, कमी को पूरा कर रहे हैं ये, कमी है और ये पूरा कर रहे हैं। अब जैसे हम लोगों ने पढ़ा था Cl पे माइनस था और यहाँ पे 3 Cl जुड़े हुए थे, तो ये माइनस आई है, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेंगे अपनी तरफ को। जब ये खींचेंगे तीनों बाहर की तरफ ले जाएंगे, तो इसका माइनस का चार्ज जब वो कम हो जाएगा कि नहीं, तो ये स्टेबल हो जाएगा। और यही कार्बन पे अगर नेगेटिव लगा होता और 3 CH3 होते, तो ये क्या करते, तीनों देते, चार्ज को देके इसको और चार्ज को बढ़ाते। तो चार्ज का मैग्नीट्यूड कैसा होना चाहिए था, कम होना चाहिए था, लेकिन यहाँ क्या हो रहे थे, बढ़ा रहे थे। तो ये क्या हो जाएगा सबसे पीछे, इसीलिए 1 2 3 इसमें चलता है, 1 डिग्री का, 2 डिग्री का, 3 डिग्री का। और कार्बोकेटाइन स्टेबल कहाँ होता है, 3 डिग्री का, फिर 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का। ऑर्डर समझ में आ गया? ये कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी समझ आ गई मैम? जी सर। हमें लग रहा है बीच में आप लोग रिवाइज नहीं करते हैं, इसीलिए भूल जाते। अब ये लग रहा होगा कि एक बार में इतने टॉपिक कैसे पढ़े जाएंगे। चलिए इसीलिए कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। केवल स्ट्रॉन्गेस्ट बेस की बात कर रहा है, तो आप बताइए ये एमीन्स लिखे हैं, ये किस टाइप की बेस की बात कर रहा होगा, क्योंकि एक आर्नियस बेस भी होते हैं, है ना।
और लुईस बेस भी होते हैं और ब्रोंस्टेड बेस भी होते हैं। तो लोन बताइए पेयर वाले किसकी की बात बात कर रहे हैं? लुईस बेस। लुईस बेस 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 वाली। की बात कर रहे हैं। अब आप बताइए इनमें से कौन सा बेसिक होगा? सर 4 सही है, 4 फोर्थ, ऑप्शन 4। सेकेंड या सेकेंडरी एमीन मोर बेसिक होती है। जी अब अगर इसमें किसी को डाउट हो तो पूछे। जैसे बेंजीन की रिंग लगी है ऐसे, तो उसके लोन पेयर कहाँ है? रेजोनेंस में बिजी है, या जी जब ये इसमें होंगे तो दे तो पाएंगे नहीं किसी को, और हमें क्या करना है? किसी को डोनेट करने हैं। अब क्या हो, यहीं पे क्या लगा हो? इथाइल ग्रुप। ये क्या दिखाते हैं? प्लस आई। और दोनों क्या करते हैं? मतलब चार्ज को देंगे, इसी की तरफ को चार्ज को देंगे जो इसको और रिच बनाएंगे। और ये क्या कर रहे थे? ले रहे थे। और ये क्या कर रहे हैं? इसको दे रहे हैं, तो ये आसानी से देगा। सबसे अच्छा इस पे होगा। अब दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि 3 डिग्री में तो 3 देने वाले हैं, तो 3 डिग्री बेसिक क्यों नहीं होता है? 2 डिग्री क्यों होता है? 3 क्यों नहीं होता है? मेरे पास इसमें लिखा हुआ कि एमीन की क्षारीयता का क्रम देखना हो अगर, हाँ, तो उसका वेपर फेज में 3-2-1 ही होता है। 3-2-1 होता है। वेपर फेज माने गैस, गैसियस स्टेट में। गैसियस स्टेट में कुछ नहीं लगता। ये जो हम आपको सेकेंडरी बता रहे हैं वो इस स्टेट में है, याद रखना। लिक्विड और जब वो लिख के दे कि वेपर फेज में है, गैस में, तो चाहे इथाइल हो चाहे मिथाइल हो, कुछ भी हो, तो फिर वहां स्टेरिक हिंड्रेंस का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। यस, क्योंकि वहां कोई अटैक करने वाला ये सब ऐसा कुछ रोल नहीं होता। सर यहाँ पे मेथिल ग्रुप लगा होता तो? अब ऐसे होता है जैसे आपका लिखा है CH3 का ट्वाइस NH, ये सेकेंडरी एमीन, और C2H5 का ट्वाइस NH, ये इथाइल एमीन। तो ये क्या है? 2 डिग्री है। और फिर उसके बाद क्या होगा? CH3NH2। फिर उसके बाद क्या है? CH3 का थ्राइस N। तो पहले 2, फिर 1, फिर 3, 2, 1 और 3। अगर यही इथाइल होता तो पहले 2 आएगा C2H5 का, थ्राइस आएगा, फिर उसके बाद C2NH2 आएगा। सर इसमें मिथाइल 3, 1। यस, मिथाइल वाले में सर क्या, मिथाइल वाले में सेकंड है? ऐसा है एक्चुअल में, ये 2-1-3 वाला सीन, कि जैसे ये 3 डिग्री होता तो इसके 3 के C के ऐसे फैले हुए रहेंगे तीनों बॉन्ड ऐसे। अब यहाँ क्या होगा? इस वाले में, इथाइल वाले में, जो इससे डायरेक्ट जुड़ा हुआ है वो 3 नहीं जुड़े हैं। कितने जुड़े हैं? 2 केवल। देखना कैसे, मतलब एक एक हम इसके मिटा दें। जैसे अगर यही वाला होता तो CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 CH3। अब ये इथाइल ग्रुप लिखा है इतना बड़ा, तो मिथाइल के 3 H फैले हुए हैं इस वाले के, लेकिन कितने हैं? इसके 2 ही H हैं। तो इस वाले का साइज जो बड़ा है वो बाहर की तरफ को बड़ा है, बिल्कुल नाइट्रोजन के सराउंडिंग नहीं है। और ये NH3 छोटे होने के कारण CH3 नाइट्रोजन के पास ही है, तो वहां पे क्राउड ज्यादा है। तो नंबर याद कर लीजिए, 2, 1, 3 213 और 2, 3, 1 231। कौन सा नंबर बड़ा है? नीचे वाला बड़ा है तो बड़े एल्काइल ग्रुप के लिए, छोटा नंबर है तो छोटा एल्काइल ग्रुप के लिए। सर ये इसी ग्रुप के लिए होता है, मतलब ये जो 2 है CH3 और यस, और बाकी में तो कुछ नहीं देखना, बाकी में लोन पेयर ही देखने। 3-3 अगर प्लस आई बढ़ जाएंगे तो 3-2-1 ही चलेगा सबके लिए ऑर्डर। अगर वो वेपर या गैसियस फेज लिखता है तो कोई चीज, कोई कॉन्सेप्ट में मतलब दिमाग नहीं लगाना है, केवल यही दोनों पूछे जाते हैं। और इन्हीं दोनों में वेरिएशन है, बस यही, इसीलिए याद करने दोनों। हाँ,
नहीं तो ऐसे याद कर लेना, जब मिथाइल है, मिथाइल छोटा है तो छोटा नंबर 213, इथाइल बड़ा है 231, सेकेंडरी टर्सरी प्राइमरी 231 बड़ा है, बड़ा एल्काइल ग्रुप, 213 छोटा नंबर है, छोटा एल्काइल ग्रुप। हो गया यार, हो जाएगा कि नहीं सर? सेकेंडरी प्राइमरी टर्सरी। जब सीधा सीधा याद ना हो तो ट्रिक याद कर लो, यही होता है। यहाँ आप देखेंगे इस रिएक्शन के लिए यहाँ पे लिखा देखिए बेंजाइल ब्रोमाइड, बेंजीन की रिंग पे CH2 पे Br लगा है तो बेंजाइल ब्रोमाइड होगा। क्योंकि आप एक बार मतलब लीव करिए फिर से ज्वाइन करिए दोबारा, हो सकता है उसके बाद माइक सही है। ठीक सर। अब यहाँ क्या लिखा है, बेंजीन की रिंग पे CH2 तो बेंजाइल और Br जुड़ा है तो बेंजाइल ब्रोमाइड हो गया। उसने जोड़ा नाइट्रोजन जो है वो पिरिडीन है C6H5। ठीक, ये इसके साथ रिएक्शन करके एक प्रोडक्ट बना रही है, ये बना। अब वो कुछ नहीं कह रहा है कि आपने देखा कि Br यहां से हटा है, इसका मतलब इस पे आएगा प्लस, इस पे आएगा माइनस, और जो इस पे लॉन पेयर है वो CH2 पे अटैक करेंगे तो R बेंजीन की रिंग और CH2 के बाद नाइट्रोजन ने लॉन पेयर दिया है तो नाइट्रोजन पे प्लस, और ये इसके साथ जुड़ जाएगा। जब इस पे प्लस रहेगा तो बाहर रहेगी काउंटर आइप के रूप में ब्रोमाइड। इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट ऑफ ग्रुप R। ये जो है वो कह रहा है कि प्रभावित होता है ये जो ग्रुप है वो R की वजह से। R इज सब्स्टिट्यूट, क्या लिखा है, सिक्वेंशियली इज, सबसीक्वेंसली। हाँ हाँ, जी, जहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन का इफेक्ट ज्यादा रहे, जहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट अपना दिखाए तो वो R क्या क्या ले सकते हैं, मिथाइल ले सकते हैं, इथाइल ले सकते हैं, आइसोप्रोपाइल ले सकते हैं, या फिर ब्यूटाइल ले सकते हैं। सर 3 और 4 तो गाया मैं। किस सीक्वेंस में, नहीं ऑर्डर लगे नीचे, अच्छा, 4 तो 1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, जो आपने बताया, जो आप कॉन्सेप्ट लगा रहे कम रहेगा उनको पीछे रखिएगा, मतलब जो भी आपने सोचा हो। ठीक। फर्स्ट सेकंड, सर सेकंड वाला लगा लें सर। सेकंड वाला माने 1 2 3 4, नहीं इंक्रीजिंग पूछ रहा है ये। अच्छा Yes. हाँ सर फर्स्ट वाला। रीजन भी पूछेंगे। जी। हाँ, फर्स्ट वाला क्यों रहेगा बताइए। सर मैं देख रहा हूँ कि इसमें SN2 जा रही है रिएक्शन, और SN2 में हिंड्रेंस की वजह से सर फोर्थ तो सबसे लास्ट में जाएगा ही, और फिर थर्ड, और फिर सेकंड, और फिर फर्स्ट। अच्छा, SN2 आपने कैसे डिसाइड किया? सर इसमें इन्वर्जन दिखा रहा है ना ये। नहीं, कहाँ इन्वर्जन देखिए आप, जैसे यहाँ RCH2 लिखा था वैसे ही RCH2 यहाँ लिखा है, यहाँ भी वही चीज यहाँ तक लिखी है, सेम है यहाँ तक की। Br यहाँ से हटा है, Br की जगह पे ये चीज आई है, ये लगी है रिंग, और Br बाहर लिखा है। कैसे बताया था, हटा कैसे था, यहाँ प्लस बना था, यहाँ माइनस बना था जी। ये जो कार्बोकैटायन बना है वो रेजोनेंस से है। दूसरी चीज वो ये कह रहा है कि वो इस क्वेश्चन में SN1 SN2 पे वो निकलवा ही नहीं रहा है, मतलब वो को सोचना नहीं है, सब्स्टिट्यूशन आ गया, लेकिन SN1 SN2 हम दिमाग लगाते, लेकिन उससे पहले ये देखा जाएगा उसने क्वेश्चन पूछा क्या। इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट कहाँ लगता है, जैसे आपने पढ़ा था, एक C के साथ ऐसे H है, सिंगल से C, डबल से ऐसे करके लिखा है, यानी पाई हो फिर सिग्मा हो फिर सिग्मा हो। अगर ये R है तो
अगर ये R माने, अगर हम मान लें कि अगर ये CH3 है तो फिर सिंगल बॉन्ड है और उसके बाद बेंजीन की रिंग का डबल है, यानी यहाँ पाई है, यहाँ सिग्मा है, फिर उसके बाद सिग्मा होगा। ठीक है, यानी यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। अब हमने आंसर भी बता दिया, अब आप समझ गए। सेकेंड वाला होगा सर, अल्फा हाइड्रोजन रिश्ता ज्यादा रहेगा। तो वो कह रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्पीड हाइपर कॉन्जुगेशन, नहीं क्या लिखा था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पीड ऑफ द एबव रिएक्शन किसमें जल्दी हो जाएगा, यही तो पूछा है। इंक्रीजिंग तो बढ़ता हो जाएगा ना, किसमें? यस सबसे कम होगा, फिर उसके बाद बढ़ जाते, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा। तो हाइपर कॉन्जुगेशन कहाँ ज्यादा देखने को मिलेगा? अभी किसने आंसर दिया था? सेकंड ऑप्शन होगा। फोर्थ पे। कुछ मिस कर रहे हैं, कुछ मिस कर रहे हैं क्या पॉइंट? फिर हमने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, फिर भी आंसर गलत है। समझिए कि ये जो हमने अभी समझाया है, ये वाली बात हाइपर कॉन्जुगेशन समझाया था कि हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है, पाई है, सिग्मा है, फिर सिग्मा है, यही तो है। ये जैसे अब हम ये R मान लें, जो बेंजीन की रिंग पे हमें डायरेक्ट दिख रही, ये बेंजीन की रिंग पे पाई दिख रहा है, यहाँ पे सिग्मा दिख रहा है। अब जो R है वो R माने अगर CH3 है, पहले में सर ज्यादा है। हाँ सर, तो यही चीज हम समझा रहे हैं, यही चीज समझा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पाई है, यहाँ सिग्मा है, और ये R माने ये है, तो एक अल्फा हाइड्रोजन, दूसरा अल्फा हाइड्रोजन, तीसरा अल्फा हाइड्रोजन, यही तो है। तो इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें 1 अल्फा हाइड्रोजन है और चौथे में है ही नहीं। गलत छप गया, हाँ उसमें है ही नहीं चौथे में। बताइए, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सर। ये हो जाएगा। और जिसको नहीं समझ में आया फिर बताएं, समझा दें। सर रिपीट कर दीजिए। क्या हाइपर कॉन्जुगेशन का दूसरा नाम सिग्मा टू पाई कॉन्जुगेशन नहीं है क्या? है। तो यहाँ जो R जुड़ा हुआ है, इस ग्रुप में सिग्मा होगा। जैसे मान लें अगर हम CH3 लिख लें R को, तो इसमें सिग्मा होगा, फिर सिंगल होगा बीच में, फिर बेंजीन की रिंग का पाई होगा। पाई जो है एक सिग्मा के थ्रू दूसरे सिग्मा के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसे, तो इसी को हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं। इस बेंजीन रिंग से जुड़े हुए R के कार्बन को अल्फा कार्बन कहोगे, अल्फा कार्बन से जुड़े हुए सर अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। 3 अल्फा हाइड्रोजन तो उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन। इसमें ये डायरेक्ट जुड़ा है केवल 2 ही अल्फा हाइड्रोजन, ये डायरेक्ट जो कार्बन जुड़ा है उसमें केवल 1 अल्फा हाइड्रोजन, तो यही ऑर्डर है। तो सबसे कम, सबसे खराब 4 में, उससे ज्यादा 3 में, फिर 2 में, सबसे ज्यादा अच्छा जो है वो 1 में रहेगा। 1 में रहेगा। यस, समझ। हाइपर कॉन्जुगेशन पूछा था सर, उसने SN1 SN2 करके थोड़ा सा कंफ्यूज किया है। हाइपर कॉन्जुगेशन का इफेक्ट किसमें ज्यादा? जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा उसका हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा। बस ये क्वेश्चन था कुल मिला के। हाँ, ये तो सुनता हूँ सर मैंने, पर ये देख, यही चीज तो देखनी है कि क्वेश्चन को इतना घुमा के पूछ रहा है कि हम ये नहीं समझ पाए कि क्या चीज है। इसमें जो ये ब्रैकेट में दिया हुआ है, यस, इसके अकॉर्डिंग लगाया था मैंने कि इसमें SN2 जाएगी। हाँ समझ गए, लेकिन नीचे क्या लिख दिया? ये रिएक्शन गई, ठीक है, लेकिन वो कह रहे इन्फ्लुएंस बाय हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। तो वो तो कौन सा ऐसा है जो हाइपर कॉन्जुगेशन से प्रभावित हो रहा है? R, ग्रुप R, R में हाइपर कॉन्जुगेशन बताना है पूरी रिएक्शन पे, उसने बात ही नहीं करी। इस कोने में R और इस रिएक्शन के इस कोने में R, वो तो इसका कैरेक्टरिस्टिक पूछ रहा है, बाकी के रिएक्शन से उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कहाँ जुड़ रहा है, कहाँ आगे कहाँ पीछे, ऐसे था। ठीक। 72. The energy level diagram for the exothermic SN1 and SN2 reaction could be respectively R reactant and the P is product. सब जानते हैं। क्या कह रहा है कि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी है? क्या है?
एनर्जी लेवल डायग्राम आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन में बताना है। SN1 और SN2 दो रिएक्शन हो रही हैं, कौन सा डायग्राम ऐसा है जो एक्सोथर्मिक को शो कर रहा है SN1 SN2 के लिए? ऊष्मा क्षेपी सर, एक्सोथर्मिक। यस। सर इसमें 1-3 सही होगा। 1 और 3 जी। रीजन आपसे पूछेंगे अगर आप आंसर बताएंगे। हाँ, अब सर, आपने क्या लॉजिक लगाया इसमें? हाँ, SN1 जो होती है 2 स्टेप में होती है सर। यस और पहले में बॉन्ड ब्रेकिंग होता है। यस, और सेकंड बाद फास्ट में हो जाती। जी, बाद में न्यूक्लियोफिलिक ऐड होता है। यस, तो न्यूक्लियोफिलिक की एनर्जी जो है ज्यादा होती है। बॉन्ड ब्रेकिंग फर्स्ट स्लो जो पहला स्टेप होता है ना सर। और इसमें SN2 में ट्रांजिशन स्टेप बनता है। यस, तो कोई इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेप बनती है। तो न्यूक्लियोफिलिक ऐड भी होता है और जो है क्या होता उधर है, सब्स्टिट्यूट भी होता है। यस, इधर ऐड होगा, उधर वाला रिमूव होगा। यस जी जी। तो वही इसका डायग्राम पहले में एनर्जी ज्यादा दिखा रहा है। यस, कैसे चेक करते हैं ना, एक रिएक्टेंट हुआ और दूसरा प्रोडक्ट, ये जो एक्स्ट्रा हो रही है बस इसी को तो डेल्टा H लिखते हैं। जी ये यहाँ रिएक्शन गई है, यहाँ प्रोडक्ट, इसी के बीच की डेल्टा H लिखते हैं। अगर इन दोनों में देखेंगे इससे प्रोडक्ट की ज्यादा है तो ये नहीं जरूरत है, तब ये रिएक्टेंट के लेवल पे आ पाएगा प्रोडक्ट। ये वाली बात थी। अब ये भी थर्ड सेकंड वाला भी सही हो सकता था, लेकिन सेकंड वाले में जो आपने अभी लॉजिक बताया है, ये वाला गैप और ये वाला गैप, तो इसमें पहले की एनर्जी ज्यादा है, इसमें दूसरे की एनर्जी ज्यादा दिखा। बाकी के लोग बताइए क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया जो सर ने बताया था? से प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा रहेगी, जो ज्यादा है वही माइनस में डेल्टा H आपका लिखा होता है। ये पहचान है एक्सोथर्मिक। क्लियर हो गया सबको? एक नेचर से आप समझो, पहले तो एक्सोथर्मिक ढूंढना था, इनमें से कौन सी एक्सोथर्मिक है, एक ऑप्शन खत्म हो जाता आपका। ये वाली रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, ये एंडोथर्मिक थी, तो एक ऑप्शन खत्म हुआ। बचे थे 3, ये एक्सो, ये एक्सो, ये एक्सो। ठीक है, समझ गए हैं क्यों? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ज्यादा है इसलिए। सर ये समझ में नहीं आ रहा कि इसमें रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट से ज्यादा, मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से ज्यादा कैसे है? डाउन द जब एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाते हैं, इधर रिएक्शन प्रोग्रेस बनाते हैं, इधर एनर्जी बनाते हैं, तो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए एनर्जी ऐसे लगी है, यहाँ रिएक्टेंट है, यहाँ प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट की एनर्जी का लेवल ये था, प्रोडक्ट की एनर्जी का लेवल ये। अगर हम कहें A गिव्स देन B प्लस हीट, एरो का मतलब क्या है? बराबर। ये A B के बराबर तब होगा जब B के साथ एनर्जी ऐड होगी, ऐसे तो जी। अब हम लिखें यहाँ पे A गिव्स देन B माइनस हीट, दोनों में डिफरेंस है। ये जब माइनस आएगी, जब ये इधर आएगा प्लस, तब तो बराबर होगी इसके। माइनस का मतलब हीट दी है इसने हमें, हमने ऐसे दी है। नहीं नहीं नहीं, अब जैसे जैसे दोनों चीजें बराबर हैं ये आपस में, तो बराबर होने का मतलब क्या कि इसने रिलीज किया तभी तो प्लस में लिखी है इसके साथ। यानी यहां जो प्लस में लिखा है वो इधर ही तो जोड़ा गया है। फालतू हो गई सर ये। और जब ये अलग लिखी जाएगी, बाहर लिखी जाएगी, तो माइनस लिखी जाएगी। ऐसे ही तो पढ़ते थे फिजिक्स में कि अगर किसी में डेल्टा X से लिखा है, इसका मतलब एक्सोथर्मिक।
इसका मतलब अलग होने का मतलब ये निकल रही है, लेकिन जब आप रिएक्शन बैलेंस करोगे तो प्रोडक्ट के साथ ही निकली हुई तो जोड़ ही जाएगी। तो ये एक्स और इंडो का मतलब है कि अगर रिएक्टेंट की एनर्जी से प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, जबकि होना किस लेवल पे चाहिए था, रिएक्टेंट लेवल पे, जो एक्स्ट्रा है वो एक्स्ट्रा निकली ही तो है, तभी तो बराबर होगी। तो ये एक्सो होती है जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ज्यादा होती है तो। ठीक। और यही चीज जब ऐसे लिखी होगी यहां हो जाएगी, तो इसको इस लेवल के आने के लिए डेल्टा एच आपको जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये जो लिखी है पहले, ये वाली एक्सो वाली कैसे लिखी जाती है, माइनस में हीट, और ये वाली कैसे लिखी जाती है, इंडो वाली, प्लस में हीट। ऐसे होता है। तो यहाँ ये जो चार डायग्राम बने थे, इन तीनों में अगर देखते तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की कम रह गई, प्रोडक्ट की रिएक्टेंट के बराबर ही नहीं आ पाई एनर्जी। इसका मतलब आपको देनी पड़ेगी, तब प्रोडक्ट रिएक्टेंट के बराबर आ पाएगा। तो ये वाली क्या बन गई, एंडो। और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की एनर्जी जब ज्यादा हो, ऐसे एक ग्राफ बना रहे ना, एक लेवल ऐसे, ये गैप है एक्स्ट्रा, यस, ये गैप, डिफरेंस समझ रहे हैं इन सब में। ये वाला ग्राफ ऊपर है, रिएक्टेंट नीचे है, ये इंडो है, बाकी के तीनों एक्सो। अब बात आती है कौन सा SN1 का है, कौन सा SN2 का है। तो उन्होंने कहा कि एक SN2 के लिए, एक SN1 के लिए रेस्पेक्टिवली बता दो। ये अगर दिए गए हैं तो किसके लिए होगा, रिएक्टेंट और P फॉर प्रोडक्ट। तो SN2 कैसे हो रही है, सिंगल स्टेप की, सिंगल स्टेप वाला ग्राफ। अब इन दोनों में चेक करना था कौन सा है, तो वो एक्सोथर्मिक की कह रहा है, जिसमें हीट एक्स्ट्रा हो, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की एक्स्ट्रा है, इसी में एक्स्ट्रा है। यस, जो स्टेप स्लो है उसकी एनर्जी ज्यादा, यानी पहला वाला हम्प जो है वो ज्यादा है, इसमें ये वाला कम है, खत्म। पहला आंसर, 1 और 3 आंसर इसका। सर हम ये कह रहे हैं, हेलो सर, जी जी जी, SN1 में जो है 2 स्टेप में रिएक्शन होता है सर। हाँ, तो अब सुरेश सर सुनिए, अगर पहले 2 में- स्टेप में होता है तो पहले 2 ऑप्शन हो सकते हैं, और तीसरा इसलिए नहीं हो सकता है 2 स्टेप वाला, क्योंकि ये कौन सा था, इंडो का। अब वो एक्सो की बात कर रहा है। अब आप बताइए, ये 2 में से क्यों आपने ए को सही माना, हाँ बताइए। तो पहले में जो बॉन्ड ब्रेकिंग होती है उसकी एनर्जी जो है लो होती है सर, और Yes. बाद में न्यूक्लियोफिलिक ऐड होता है, उसकी एनर्जी हाई होती है। यस, तो एनर्जी डायग्राम देख रहे हैं तो इस पहले ऑप्शन में इस हाई है, फिर से जो है लो है, तो पहले की तो लो होती है, दूसरे की हाई होती है, तो पहले हाई वाला देखेंगे फिर लो, इसलिए पहले वाला ऑप्शन सही होगा। फिर से थर्ड वाले में देखेंगे, SN2 के लिए जो है ये ट्रांजिशन स्टेट बनता है, तो उसमें एक और न्यूक्लियोफिलिक ऐड होता है, एक और बॉन्ड ब्रेकिंग होता है। यस, तो दोनों की एनर्जी लगभग सेम ही होगी, इसलिए ये थर्ड वाला मतलब केवल एक ही वाला सही होगा। यस जी सर। तो देखो, एनर्जी डायग्राम तो समझना पड़ेगा, यही बात आपने पहले भी बोली थी सब लोग। अब ये बताइए सुधीर सर, बताइए ये कुछ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जाएंगे वो काम। इसमें जो ये मतलब परपेंडिकुलर वाली लाइन है, ये एनर्जी को शो कर रही है, और ये वाला हाई हो रही एनर्जी है। एनर्जी चल रही है ऊपर की तरफ, ये चल रही है हाँ। रिएक्शन प्रोग्रेस। ठीक ठीक। ऐसे तो जैसे होता है। एनर्जी बढ़ रही है, अगर प्रोडक्ट एनर्जी की तरफ जा रहा है तो उसकी एनर्जी
मतलब घट रही है। हाँ, हमेशा ही अक्सर ऐसा ही होता है। अगर एक्सोथर्मिक है तो एनर्जी कम हो रही होगी, कि वो एनर्जी रिलीज कर रहा होगा, तो वो डाउन की तरफ ही जाएगा। जी। यस। और इसमें डाउन की तरफ में जाएंगे, ये देखिएगा इस वाले में डाउन की तरफ जा रहा है कि नहीं, इसमें भी डाउन की तरफ जा रहा है। इस एनर्जी का देखें तो पहले से बाद में जैसे जैसे प्रोग्रेस की तरफ बढ़ेगी तो रिएक्शन की एनर्जी कम होती जाएगी। तो ये वाला डाउन सही है। बस ये लास्ट वाला तो एक्सो की वजह से सही नहीं था और बाद में एनर्जी बढ़ रही है इसलिए गलत है, क्योंकि एनर्जी कम होने का मतलब है वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। ठीक। स्टेबल बनेगा तो एनर्जी कम रहेगी। तो ये वाला जो इथाइल क्लोराइड है, अगर वो होमोलिटिक फिजन में जा रहा है तो क्या क्या बनाएगा, मतलब कहां से होमोलिटिक फिजन होगा इसका, ये बता दीजिए। मतलब ये देखना है आपको, इतनी बात समझिए। जैसे आप जो कह रहे हैं कि क्या कैसे होगा, तो एक ही चीज देखनी होती है कि अगर आप बॉन्ड तोड़ के दो स्पीसीज बना रहे हैं तो आप देखिएगा कि दोनों स्टेबल बने, कोशिश ये रहे, बस वही आंसर मान ली। पहले तो ये देखिए कि इसमें प्लस बोला है माइनस बोला है, होमोलिटिक है नहीं, एक प्लस बोल दिया होमोलिटिक नहीं है, इसमें ये बोल दिया होमोलिटिक नहीं है। तो एक ही तरीका बताया था, होमोलिटिक का मतलब फ्री रेडिकल, और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का पहला ही ऑप्शन है, बाकी के दोनों माइनस है। अपने अपने इलेक्ट्रॉन ले लेंगे ना सर, ये फ्री रेडिकल ऐसे ऐसे चलता है। ठीक। अब है द रिएक्शन इंटरमीडिएट प्रोड्यूस्ड बाय द होमोलिटिक क्लीवेज ऑफ ए बॉन्ड इज कॉल्ड। इंटरमीडिएट कौन सा बनता है जब होमोलिटिक क्लीवेज होता है बॉन्ड का, तब फ्री रेडिकल। यस, होमोलिटिक क्लीवेज पे फ्री रेडिकल बनता है, नो डाउट। ठीक, ऊपर वाला ही सवाल जैसा है। हाँ, फॉर्मिक एसिड हैज द, क्या लिखा है, लाइनर होना चाहिए था, pKa देन CH3OH, लोअर होगा ये, ठीक है, ये लोअर है, लोअर pKa देन दैट ऑफ CH3COOH। वो कह रहा है कि फॉर्मिक एसिड का जो pKa है वो कम होता है एसिटिक एसिड के कंपेयर में। तो पहले ये बताइए, क्या आप जानते हैं pKa क्या होता है? नहीं सर। अच्छा, पहले सिंपल ये समझिए कि जैसे, हाँ, एसिडिक स्ट्रेंथ का इनवर्स होता है। ठीक, जैसे आपके पास एसिटिक एसिड है HCOOH, अगर आप इसको ब्रेक करेंगे तो HCOO सिंगल नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव में ब्रेक होगा। इसके लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट, जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं वैसे एसिड के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka निकालेंगे, HCOO सिंगल नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव अपॉन HCOOH की कंसंट्रेशन ऐसे, ये क्या लिखा जाएगा, Ka। जितना ज्यादा Ka होगा इसका मतलब उतना ज्यादा ये आयन समय टूट रहा है। अब एसिड है तो H देगा, और H पॉजिटिव की कितना ज्यादा एसिडिक है कितना ज्यादा बेसिक है, उस स्ट्रेंथ को हम किससे मापते हैं, pH से। ऐसे ही कोई एसिड कितना ज्यादा टूटेगा वो Ka है, तो उसकी स्ट्रेंथ किससे मापेंगे, pKa से। जैसे फॉर्मूला होता है pH इक्वल टू माइनस का लॉग बेस में 10 हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, वैसे ही pKa बराबर हो जाएगा माइनस का लॉग 10 Ka। यानी जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है उसमें अगर लॉग लगा दें तो यह वैल्यू pKa में बदल जाएगी। जैसे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के साथ बेस 10 के साथ माइनस का लॉग लगा देते pH बन जाता है, वैसे ही Ka के साथ जब लॉग लगा दोगे तो pKa बन जाएगा। और जैसे pH किसी की वैल्यू 1 या 2 है तो वो मोर एसिडिक होता है, और किसी का 13 या 14 है तो वो मोर बेसिक होता है। यानी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कहिए या एसिडिटी और pH इनवर्स प्रोपोर्शनल होते हैं, वैसे ही pKa और एसिडिटी यानी कि K डिसोसिएशन कांस्टेंट एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शनल होते हैं। क्या बात पकड़ आई, सबको समझ आई?
अब वो यही कह रहा है कि pKa की वैल्यू लोअर है, किसकी, एसिटिक एसिड की, तो जिसकी कम है वो ही ज्यादा अच्छा एसिड है। यहाँ पे H सिंगल बॉन्ड COO, यहाँ नेगेटिव H पॉजिटिव, यहाँ CH3 सिंगल बॉन्ड से COO सिंगल नेगेटिव H पॉजिटिव। ये दोनों एसिड हैं, इन दोनों में इसका नंबर 1 इसका नंबर 2 है। वो कह रहा है एसिडिटी में एक जो है वो आगे है 2 से। ऐसा क्यों? क्योंकि फॉर्मिक एसिड डज नॉट डिसोसिएट, फॉर्मिक एसिड डज नॉट एन एल्काइल ग्रुप, फॉर्मिक एसिड इज स्मॉलर साइज देन एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। ध्यान से बताइए 1 और 2 में क्या लगता है? इसका मतलब ऑप्शन सेकंड वाला होगा सर। सर थर्ड होगा ना। हमने इसीलिए खोल के लिखा था, किसी भी कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड दिए जाएं और उनकी एसिडिटी की बात हो तो H हटा के कॉन्जुगेट बना लेना। सर इसका डिसोसिएशन नहीं हो पाएगा फॉर्मिक। नहीं, ये बात नहीं है। टूटेगा तो सर ये भी टूटेगा, ये भी। फिर आप समझिए, अभी हमने एक की पॉइंट दिया हमने आपको, जब कभी भी वो कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करे HCOOH, चाहे क्लोरो लगाए, चाहे फॉर्मिक लगाए, चाहे एसिटिक एसिड लगाए, चाहे -I2 लगाए, चाहे +I लगाए, क्या करना होता है? उसका H हटाना होता है आपको, H हटा के कॉन्जुगेट बनाना। H हटने के बाद जो कॉन्जुगेट बनेगा, जो कॉन्जुगेट जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसकी एसिडिटी ज्यादा। अब आपने जब दोनों के H हटाए तो HCOO सिंगल नेगेटिव और CH3 COO सिंगल नेगेटिव। अब इन दोनों को अगर ब्रेक कर दिया जाए तो COO नेगेटिव दोनों पे है। H यहाँ कोई इफेक्ट नहीं दिखा रहा है, लेकिन +I दे रहा है। दे के माइनस का चार्ज है और देने वाला और है, दे के माइनस चार्ज और बढ़ाएगा, अनस्टेबल बनाएगा। पहला ज्यादा स्टेबल है, पहला ही ज्यादा एसिडिक है, और वो हुआ इस वजह से क्योंकि वहां पे एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट था जो कि +I दिखा रहा था। और कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी -I से बढ़ती है, +I से घटती है। ये कल भी एक क्वेश्चन आया था और आपने उसका आंसर सही दिया। सेकंड हो जाएगा। यस सर इसमें कौन सा सही होगा? एल्काइल ग्रुप की वजह से ये हुआ। सर एक बार क्वेश्चन देखिएगा। जी हेलो, जी एक बार क्वेश्चन को देखिएगा। जी। में कंपेयर कर रहा है सर एस्टिक एसिड से, फार्मिक एसिड कंपेयर टू मतलब एस्टिक एसिड। यस हाँ बिल्कुल सही है। तो कंपेयर ही तो कर रहे हैं, क्या गलती क्या आ रही? तो फार्मिक एसिड स्मॉलर इन साइज देन पीके ये होगा ना, थर्ड वाला ना होगा सर? नहीं। ये बताइए, एक सेकंड, ये बताइए इन दोनों में से कौन सा ज्यादा अच्छा एसिड है? एसिटिक इन एसिड दोनों में से, फॉर्मिक और एसिटिक में से कौन? लो भाई क्वेश्चन पढ़ो सर, क्या लिखा है? फॉर्मिक एसिड हैज लोअर पीके वैल्यू, जिसका pKa कम है वही तो ज्यादा एसिडिक है। अभी तो पढ़ाई, वो ऊपर तो खुद ही कह रहा है पहले ऑप्शन में कि फॉर्मिक एसिड हैज लोअर pKa वैल्यू देन एसिटिक एसिड। फॉर्मिक एसिड की pKa की वैल्यू कम है, इसका मतलब फॉर्मिक और एसिटिक में फॉर्मिक ज्यादा एसिडिक है। अब वो यही कह रहा है कि फॉर्मिक क्यों एसिडिक है? क्योंकि फॉर्मिक डिसोसिएट नहीं होता है, डिसोसिएट होता है। क्यों ज्यादा एसिडिक है? क्या वो छोटे साइज का है इसलिए? क्या चीज देख के छोटा साइज आपने क्या दिया उसका? कोई एलिमेंट चेक कर रहे हैं क्या? हाँ सर, हम तो वहाँ पे मतलब इंडक्टिव से देख रहे हैं। बिल्कुल वही है, यही रीजन है। वो यही कह रहा है कि ये क्यों एसिडिटी का डिफरेंस क्यों आया। देखो सर, फिर से एक बार एक चीज समझना जरा, केवल छोटी सी। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला HCOOH और एसिटिक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH। बताना जरा इन दोनों में डिफरेंस किस चीज का है? COOH तो दोनों में ही है, तो डिफरेंस तो केवल इसी चीज का है ना।
मैथिल का और जो प्लस आई है वो एसिडिटी को घटाता है, तो एल्काइल ग्रुप की वजह से ही हो रहा है, बस इतनी सी बात है। अच्छा, हाँ हाँ ठीक है सर। ठीक एल्काइल बना देते तो ये वीक हो जाता, इसीलिए हमने उस पर कुछ नहीं लगाया, उसको स्ट्रॉन्ग रखा और ये वाला स्ट्रॉन्ग होगा। अब आप क्वेश्चन पूछिए, क्या पूछ रहे थे? लोअर पीके मतलब मोर एसिडिक है और जो एसिटिक एसिड है वो वीक एसिड है। तो अब ये क्वेश्चन ये पूछा है कि फॉर्मिक एसिड स्ट्रॉन्ग क्यों है और एसिटिक एसिड वीक क्यों है, यही तो बात हुई। तो वो कह रहा है फॉर्मिक एसिड इसलिए एसिडिक है, ज्यादा एसिडिक है, स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये डिसोसिएट नहीं होता है। फॉर्मिक एसिड इसलिए स्ट्रॉन्ग है क्योंकि वो एल्काइल ग्रुप नहीं रखता। फॉर्मिक एसिड इसलिए अच्छा एसिड है क्योंकि वो छोटे साइज का होता है। या फॉर्मिक एसिड इसलिए स्ट्रॉन्ग है क्योंकि वो रिड्यूसिंग एजेंट है। सुधीर सर आंसर बताइए कि फॉर्मिक एसिड इन दोनों में से क्यों है, क्यों अच्छा है? यही उसने पूछा है कि क्यों नहीं है, क्योंकि उस पे एल्काइल ग्रुप नहीं है। अगर एल्काइल होता ये, अगर हम H को CH3 बना देते तो ये प्लस आई बना देता और प्लस आई चार्ज को देता तो फिर कॉन्जुगेट को अनस्टेबल बनाता, इसलिए वो H जाने नहीं देता। यही बात तो ऊपर लिखी है, यही हम कह रहे थे। और लास्ट सेकंड हमने यही बोला था कि अगर उसको H को अगर आप एल्काइल ग्रुप बना दोगे तो एसिडिटी खराब हो जाएगी। क्लियर हो गई बात सर? सर ये जो pKa है ये pH की इक्विवेलेंट है यहाँ पे? यस, जैसे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एसिड के लिए होती तो पीएच उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए, किसी भी चाहे सॉल्ट ले लो चाहे कुछ ले लो, किसी का टूटना हो तो उसको के से लिखेंगे। तो जितना ज्यादा टूटेगा तो उतना ज्यादा के, और के ज्यादा हो तो पी के कम होगा। जैसे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होंगे तो पीएच कम होंगे। जी सर, ऐसे क्लियर। इन तीनों में वो कह रहा है स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, किसमें हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा? आंसर मत देखिए, किसमें स्ट्रॉन्ग बनेगा ऐसे ही बताइए। FON जिसमें सर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ होगा। HF में सर सबसे पहले फ्लोरीन में, फिर ऑक्सीजन में, फिर नाइट्रोजन में। यही हाइड्रोजन की जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसी से सबसे अच्छी बॉन्डिंग रहेगी जी। तो अब ये पहले वाले में ज्यादा का ऑर्डर क्लोरीन वाला लगा है, क्लोरीन ज्यादा नहीं हो सकता, खत्म। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन दूसरा ऑप्शन है, यही आंसर है। यही है बस आंसर भी नहीं देखना है, आप तो ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो खुद ही बता देंगे आप। 77 विच ऑफ द पी करेक्टर पूछा है, मीथेन में, इथेन में, एसिटिलीन में। मीथेन में परसेंटेज पी करेक्टर, इथेन में परसेंटेज पी करेक्टर और इथाइन में करेक्टर। कैसे निकाला जा सकता है? 75 sp3 होता है सर मीथेन में। संकरण हाइब्रिड है। sp3 होगा, sp2 होगा, इस वाले में 66%, इस वाले में 25%, s है तो 75% हो जाएगा, यानी कि 3 गुणा 25। तो सबसे ज्यादा पी 75 का, फिर 66 का, फिर इसका ए हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर है सबको? वो तो पकड़ लिया था पॉइंट, ये वाला टफ नहीं लगा होगा। इन टर्म ऑफ रेजोनेंस कॉन्सेप्ट which anion in each following pair will be more stable relative to its conjugated protonated species। इन्होंने कहा कि आपको रेजोनेंस कॉन्सेप्ट का जो है वो यूज करना है, पहली बात। और किसी में क्या करना है, इसमें हम H पॉजिटिव जोड़े, इसमें हम H पॉजिटिव जोड़े, इस स्पीसीज में H पॉजिटिव जोड़े, इसमें H पॉजिटिव जोड़ दें, इसमें भी जोड़ दें, सब में सबको H पॉजिटिव हम दे दें।
तब वो कह रहा है कि विच एनाइन ऑफ द फॉलोइंग पेयर वुड बी मोर स्टेबल रिलेटिव टू इट्स कॉन्जुगेट स्पीसीज। यानी H जोड़ने के बाद एक बनेगा नया, और जो पहले से था वो, तो जो बनेगा वो वाला, और जो ऑलरेडी है पहले से वो वाला, इन दोनों का अगर कंपैरिजन कराया जाए तो किसमें ऐसा होगा, विच एनाइन ऑफ ईच फॉलोइंग पेयर वुड बी मोर स्टेबल। मतलब जैसे इसमें माइनस का चिन्ह लगा है यहाँ पे, या 2 इलेक्ट्रॉन रखे हैं, और एक जो नई स्पीशीज बनेगी वो सर ये बनेगी, इस पे H जाएगी तो दूसरा हो जाएगा CH2, तीसरा CH2, फिर CH, फिर डबल बॉन्ड CH2, ऐसे हो गए 5। ये बना और ये बना, इन दोनों में से आप बताइएगा किसका एनाइन जो है स्टेबल रहेगा। अच्छा पहले ही ऑप्शन में आप बताइए, H हमने देने के बाद ये बना ली और H नहीं दिया था तो ये थी, तो इन दोनों में क्या एनाइन ज्यादा स्टेबल है क्या, या ये ज्यादा स्टेबल है? कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा ये बता। सर अनावेशित जो है आवेशित से ज्यादा स्टेबल जो बना है सर प्रोडक्ट वो ज्यादा स्टेबल। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें आप अगर इसको A और B करते हैं, इसी का फर्स्ट सेकंड करते हैं, तो ये सेकंड वाला ही तो आप स्टेबल बना रहे ना। यस सही है आपका आंसर, क्योंकि ये एनाइन है, ये न्यूट्रल है, सही कॉन्सेप्ट लगाया। और वो पूछ क्या रहे, कह रहे विच एनाइन ऑफ ईच फॉलोइंग वुड बी पेयर मोर स्टेबल। जिसमें एनाइन स्टेबल है वो वाला आंसर बताना है, ठीक। तो ए वाला आंसर आपका नहीं हुआ, क्योंकि ए वाले में जो बना हुआ है वो स्टेबल है। खत्म हो गई बात। बी नंबर चेक करिए, तो ए जिसमें रहेगा तो वो तो क्या खत्म ही हो गया ऑप्शन। चलिए बी नंबर देखिए, बी इस पे जोड़ देगा, जब भी इस पे जोड़ेगा तो पहला CH3, दूसरा CH2, फिर CH, डबल बॉन्ड यहां मानिएगा है ना, ट्रिपल नहीं है, CH3, फिर CH2, फिर CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, ये बनेगा। तो हम इसी को ये बना दे, मान लीजिए जो अलग से लिखा है वो CH2 है। बताइए अगर 2 को हटा के देखें तो जो पहले बना था वो ज्यादा स्टेबल था, या अब बना है तो वो ज्यादा स्टेबल है, ये चेक करना है। तो स्टार हम बनाए दे रहे हैं यहाँ पे। बताइए इन दोनों में से। थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, कोई बहुत, लेकिन अगर ये चार्ज माइनस का होता, ये डबल बॉन्ड है, ये इसके साथ रेजोनेंस में जा सकता है कि नहीं जा सकता, यहाँ प्लस ये माइनस। सर इसमें इसका पहला वाला सर ज्यादा स्टेबल होगा आयन। यस, रीजन बताइए। अभी बता दिया, रेजोनेंस है इसमें। रेजोनेंस है। यस उस वाले रेजोनेंस नहीं था इसलिए। यस, उसमें नहीं था, उसमें था ही नहीं, उसमें अकेले था। और अब जो बनी हुई एल्कीन है, ये वाली एल्कीन जो है, ये केवल इधर इधर के ग्रुप प्लस आई से है ना, ये हाइपर कॉन्जुगेशन से। इधर वाली जो एल्कीन बनी है वो इधर तो इंडक्टिव या हाइपर कॉन्जुगेशन से, और इधर ये मीजोमेरिक से, यानी कि इधर रेजोनेंस इन्वॉल्व हुआ है। तो रेजोनेंस के साथ आई भी इन्वॉल्व हुई है, और इसके साथ केवल इंडक्टिव इंडक्टिव, इसका मतलब इसमें आगे वाला सही है, यानी बी वाला ऑप्शन आपका हो सकता है। तो इन 4 ऑप्शन में जिसमें बी दिया हो वो करेक्ट है, तो बी इसमें भी दिया है, बी इसमें भी दिया है, बी इसमें भी दिया है। बी तो चेक ही नहीं करना था, तो काम का गलत किया। ऑप्शन चेक करने के लिए होते हैं, तो तरीका पता चलता है कैसे किया जाता है। सब भी तो है ही है।
EDF अगर कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है तो कठिन हो गया, सीधी बात है। अब जैसे आपने इस वाले में जोड़ा, इस वाले में, तो ये बेंजीन की रिंग पे ये CH2OH हो जाएगा। अब अगर आप इन दोनों में नहीं देख पा रहे स्टेबिलिटी है तो फिर तो कठिन है ये, बताइए। क्या ये ऑक्सीजन पे लॉन पेयर है? क्या ये रेजोनेंस में है रिंग के साथ? क्या बताइए, ये वाला ऑक्सीजन क्या माइनस जो लगा है, क्या ये इसके साथ रिंग के साथ रेजोनेंस में है क्या? सर नहीं, नहीं है, तो खत्म हो गई बात। तो न्यूट्रल और चार्ज में न्यूट्रल स्टेबल होगी, तो सी भी नहीं होगा, ऑप्शन ए भी नहीं था, तो जिसमें सी लगा है वो भी खत्म हुआ। अब बचे दो। अब दोनों में क्या चेक करना है? डी तो दोनों में ही है, तो डी चेक ही नहीं करना है, क्योंकि ये रिंग के साथ डायरेक्ट रेजोनेंस में है। जो नया बनेगा उसमें रेजोनेंस नहीं होगा, वो देख के भी पता चल रही है। अब आती है ई और एफ की बात। ये वाला डायरेक्ट रिंग के साथ है और प्लस साथ में इसके साथ ये इंडक्टिव लगा हुआ है। इस वाले की बात करेंगे, ये वाला जो दो रिंग के बीच में बनेगा CH2, ये बनेगा। जब CH2 बन जाएगा तो क्या इन दोनों के बीच में रेजोनेंस का कोई कनेक्शन रहेगा क्या? दोनों सिंगल से जुड़ जाएंगी तो नहीं रहेगा। तो ये ज्यादा है, क्योंकि ये इधर भी जा सकता है, ये माइनस इधर भी जा सकता है। इसी को क्या कहते हैं? क्रॉस कॉन्जुगेशन जी। अब बताइए, अगर किस यस ये फोर्थ वाला सही हो जाएगा। पर सर ये सवाल जो है TGT के लेवल से थोड़ा हाई नजर आ रहा है। हाँ, लेकिन कॉन्सेप्ट सीखने के लिए अच्छा। जैसे ये H जब ले लेगा तो बीच में क्या बचेगा? CH2, ठीक। और इधर ये बेंजीन की रिंग है। अब जब ये सिंगल हो गया तो सिंगल की वजह से इन दोनों रिंग में कोई बीच में कनेक्शन खत्म हो गया, मतलब कोई रेजोनेंस रहेगा क्या? नहीं रहेगा। लेकिन जब ये माइनस है तो ये डीलोकेलाइज हो सकता है, चाहे इधर हो जाए चाहे इधर हो जाए, इसकी वजह से रेजोनेंस रहेगा। लेकिन नया बनने के बाद सब सिंगल हो जाएंगे, बीच वाला sp3 हो जाएगा, जो कि दोनों रिंग का कनेक्शन आपस में खत्म ही कर दे। इधर रेजोनेंस में और इधर ये हाइपर कॉन्जुगेशन या प्लस कहिएगा, ये ऐसे है। अब जो नया बनेगा, नए वाले में CH2 CH3 बनेगा ऐसे। तो ये जो माइनस का चार्ज है ये रेजोनेंस में और इंडक्टिव में है, तो ये ज्यादा स्टेबल है इसके कंपेयर में। बस ये रीजन था। ठीक है सर। अब कितने हैं इसमें? 83 तक थे क्वेश्चन, बस थोड़ा सा और 5 देख लीजिए, ये खत्म हो जाएगी एक्सरसाइज। कल दूसरा टॉपिक देखते हैं। SN2 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब उसने क्या ही दिया है स्पेशल, ठीक जी। तब वो कह रहा है कि किसका रेट हाईएस्ट होगा, बस इतना बता देना, आंसर हो जाएगा। SN2 किसमें फास्टर होती है? सेकंड वाला और बताइए कोई। मनोज सर जल्दी बताइए, टाइम फिर और भी क्वेश्चन करने। सर मेरा तो थर्ड जा रहा है। लीजिए मनीष सर आपका बताइए। सर SN2 में तो सर फर्स्ट डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है।
ठीक है, बाकी के जो लोग 2 आंसर बताए थे उन्होंने कुछ सुना क्या? जिन लोगों ने आंसर 2 दिया था, सेकंड वाला दिया था, उन्हें कुछ SN2 में 1 2 3 चलता है आंसर, तो आपको वहीं जाना था कि कहाँ 1 डिग्री है, तब 3 4 ऑप्शन में आप जाते। तो इसका मतलब 1 2 3 होने का मतलब वो जितना छोटा ग्रुप है वही बात कर रहा है, तो जितना छोटा ग्रुप तो तीसरे ही में, जितना बड़ा ग्रुप होगा इंटरेक्ट होता जाएगा, दिक्कत होती जाएगी, तो वही छोटा ही ग्रुप रखना है, तो इसलिए तीसरा सही होगा। चलिए फिर से, अब कोई गलती नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 80 है, रिपीटेड क्वेश्चन है, अब हम एक्सप्लेन भी नहीं करेंगे। बताइए, आप ही पढ़िए। किसमें? हाँ हाँ बोलिए। इलेक्ट्रोफिलिक, जहाँ इलेक्ट्रॉन कम हो। जल्दी मत आंसर दीजिए, और 30 सेकंड ले लीजिए, लेकिन लॉजिक लगाइए। क्यों नहीं होना चाहिए और क्यों होना चाहिए, और क्या पूछा है, ये भी तो इम्पोर्टेंट है। इलेक्ट्रोफिलिक अटैक पूछा है सर। यस। इलेक्ट्रोफिलिक अटैक का मतलब है जहाँ पर कमी होगी वहाँ करेगा सर। नहीं, फिर वही गलती, नहीं, जहाँ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी सर। इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा ना। किसी रिएक्शन की याद है कि आपको किसी भी रिएक्शन का नाम उससे रखा जाता है जो अटैकिंग स्पीसीज होती है। यस जी। तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा कि इस पे खुद इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब ये बताइए, ये कहाँ अटैक करेगा? जहां कमी होगी वहां के, जहां ज्यादा होगा वहां। ये कम वाला है, ये इलेक्ट्रॉन कम वाला है, इसको तो जरूरत है। जहां इलेक्ट्रॉन रिच रिंग होगी वहां करेगा। NO2 क्या करता है? हाँ, सेकंड वाला आंसर है। यस, NO2 तो -m होता है, खींचता है। पता है आपको, रिंग में ऐसे लगता है, डबल बॉन्ड से O, डबल से O, ये अपनी तरफ को खींचेगा। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, क्लोरीन -I से खींचेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक। इन दोनों में दोनों ही इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देंगे, लेकिन सबसे फास्टर 2 नंबर देगा, उसके बाद 4 नंबर जी। फिर उसके बाद 3 नंबर, सबसे खराब देगा 1 नंबर। अब बात समझ में आई, गलती कहाँ हुई? सर आप यही कैसे कंपैरिजन कर देंगे? ये डायरेक्ट बेंजीन की रिंग से लोन पेयर है, ये तुरंत दे रहा है। जी सर। और ये डायरेक्ट नहीं है, लोन पेयर नहीं है, तो कुल मिला के ये केवल एल्काइल ग्रुप है, तो ये +I से देगा, और ये वाला M से देगा। मतलब ये इसके लोन पेयर रेजोनेंस में, इसका केवल चार्ज जाएगा, बस ये रीजन है। चलिए 81 देखिए, बेसिक स्ट्रेंथ। बेस क्या होते हैं? जो लोन पेयर देते हैं, जिसपे माइनस लगा है उन सब पे लोन पेयर है। आंसर तब तक गलत होते रहेंगे जब तक आप लॉजिकल आंसर नहीं देंगे। केवल आंसर रटेंगे, गलत होगा, कभी नहीं सही है। इतने दिन पढ़ते केमिस्ट्री, आपको एक चीज तो समझ में आई होगी मेरे पढ़ाने के तरीके में, कि हमने आपको कभी भी आंसर्स नहीं रटाए हैं। हमने आपसे हमेशा एक चीज बताई है कि किसी भी क्वेश्चन, साइंस कहती है, साइंस यही तो है, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट। क्यों अगर ये किसी चीज को खींचने की अपेक्षा धक्का लग जाना आसान होता है, क्यों बर्फ पे चलना कठिन होता है, क्यों फिसलन ज्यादा होती है पतली जगह, तो क्यों जानते हैं, बस यही तो है, क्यों ही पढ़ना है। अब क्यों बताइए इसमें, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर सबसे अच्छा बेस क्यों? ये सर तीसरा वाला हो जाएगा, पहला सब ज्यादा बेसिक। हाँ, अब आप लॉजिक बताइए। सर इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो और सभी का sp2 और sp3, sp है तो उसका सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। यस, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को पकड़े रखेगा, वो नहीं जाने देगा। यस, इसलिए 1 2 3 चलेगा, तीसरा ऑप्शन सही है। पहला बेसिक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, यानी तीसरा सबसे कम बेसिक है। अगर किसी को नहीं आया है तो एक्सप्लेन करें। नेहा आप बताइए, रिपीट करिए इस क्वेश्चन को।
इस क्वेश्चन के कंसेप्ट को। क्वेश्चन नंबर 81 सर का जो हाइब्रिडाइजेशन की तरीके से देखा है आपने, जिसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा सर। यस, लेकिन यहाँ बेसिक पूछा था तो एसिडिक का उल्टा हो जाएगा, इसलिए सी जो एसिडिक ज्यादा होगा लेकिन बेसिक सबसे कम होगा, तो ए बी सी का जी सर, उसका अपोजिट कर दिया सर। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन, जहां कार्बन पे नेगेटिव है उसकी स्टेबिलिटी बतानी है। चाहे कार्बन का कार्बोकैटायन हो चाहे कार्बन का एनाइन हो, इसमें सर फर्स्ट डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है। फिर देखिए, फिर वही चीज ना लगाइए, पता क्या कॉन्सेप्ट, वही चेक करिएगा कि चार्ज अगर स्पीसीज है तो चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होना चाहिए, 3:1 से काम खत्म बस। अब यहाँ पहले में देखें तो पहले में ट्रिपल बॉन्ड पे कार्बन पे नेगेटिव है, यहाँ डबल पे नेगेटिव है, यहाँ सिंगल पे नेगेटिव, यही तो है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव है, मोर लेस नेगेटिव पे नेगेटिव। अगर इन तीनों का अगर कंपैरिजन कर लिया जाए तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पहला है और नेगेटिव पे नेगेटिव सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी इसी पे आएगी। तो अगर ए सी और डी का कंपेयर करें तो ए सी और डी ये आएगा पहले, तो ए सी डी किस में आ रही है, ए सी और डी इसमें आ रही है, ए सी और डी इसमें भी आ रही है, यहाँ नहीं आ रही है और यहाँ नहीं आ रही। ये दो आंसर सही हो सकते हैं। अब चेक करना है कि ये वाला कहाँ हो सकता है ना। ए सी के बाद भी आएगा या ए के बाद ही भी आ जाएगा, मतलब आपको इन दोनों में कंपैरिजन करना है, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा मतलब क्या है, स्टेबल है, बस ये पता कर। सर ई वाला स्टेबल है, ई के बाद आएगा। जी कौन सा, सी के बाद थर्ड सर, थर्ड। रीजन बताएं। देखो यहाँ सर आप ऐसे नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि इस कार्बन पे भी डबल पे माइनस है, यानी ये भी sp2 है, और इस पे लगा रहे ये भी sp2 है, क्या इससे निकाल लेंगे कुछ, क्या नहीं। तो दूसरा कोई स्टेबिलिटी का फैक्टर लगाइए जो दोनों में से लग रहा हो। बी में एरोमेटिसिटी है, सी में नहीं है, तो बी को आगे रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक, थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे मिल जाएगा, तो उसी में आंसर है। सो कंप्लीट स्टीरियोकेमिकल इन्वर्जन ड्यूरिंग एन SN2, कौन सा ऐसा है क्लोरो कंपाउंड जो SN2 में कंप्लीट इन्वर्जन दिखाता है, बताइए इन तीनों में। ऑर्गेनिक फर्स्ट डिग्री में सर। बस वही आंसर है। अब काम का इन्वर्जन फिरमर्जन उसने लिख दिया, उसने SN2 लिखा है, SN2 1 डिग्री में होता है, वही आंसर है। लो जब ये sp हाइब्रिडाइज्ड पे, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड, जब ये दोनों sp हाइब्रिडाइज्ड पे थे तब एरोमेटिक का कॉन्सेप्ट लगा है कंपैरिजन के लिए।